हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज आप सभी को हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 सेमेस्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो करवाने जा रहा हूं। आपको हिंदी मीडियम में ये वीडियो दे रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी बना दी है। फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरी होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, @एकलव्य स्नातक 1। इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमने ड्राइव लिंक डाल रखी है। ड्राइव लिंक पे आप क्लिक करके जो भी आपका सेमेस्टर है वहां से आप अपने नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा eklavyaSnatak.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे आपको यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न, मुगलों के अधीन मनसबदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करें। तो हमें बताना है कि जब मुगल टाइम था अपने इंडिया में, तो जो मनसबदारी एक सिस्टम था उसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या बताना है। देखिए, मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य के दौरान सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रणालियों में से एक थी। तो ये क्या है? एक प्रशासनिक प्रणाली है। प्रशासन संभालने के लिए ये प्रणाली लाई गई थी और इसने सम्राट को सेना और नागरिक प्रशासन दोनों का प्रबंधन करने में मदद करा। देखो, सेना का प्रशासन या फिर मिलिट्री से रिलेटेड आप ये समझ लो, एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस। तो ये समझ लो कि एक मनसबदार होता है, वो ये दोनों ही काम करेगा, सिविल सर्विस भी करेगा और ये वाली सर्विस भी करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मनसब शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है पद या फिर ओहदा। ओके, जब आप किसी ओहदे पर होते हो, एक पद है, ये एक पोस्ट है, इस पद पर आसीन व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता है। ठीक है, मुगल टाइम पे एक पद था और इस पे जो भी ये पद पे आसीन होता था उसको मनसबदार कहा जाता था। तो इस व्यवस्था को, ठीक है, इस व्यवस्था ने मुगल शासकों को अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन, एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और एक वफादार यानी कि लॉयल अधिकारियों का समूह बनाने की अनुमति दी। यानी कि इस व्यवस्था से जो मुगल साम्राज्य है उसको बढ़िया बढ़िया अफसर मिल पाए, सैन्य कमांडर मिले, राज्यपाल मिले, टैक्स कलेक्टर या फिर जिसको कर संग्रह करता होते हैं, अलग अलग भूमिका वो निभाते थे जो मनसबदार होते थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको और आगे डिटेल में लेके जाऊंगा। यहां तक आपको इंट्रो समझ में आया होगा कि बेसिकली मनसबदार का मतलब है क्या। तो मनसब का मतलब होता है पद या फिर स्थिति। तो मनसबदारी व्यवस्था में मनसब एक संख्या होती है जो मुगल दरबार में किसी व्यक्ति के पद या स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, मान लो एक मनसब, उसके साथ कितने सैनिक हैं, उसकी संख्या क्या है, जितने ज़्यादा सैनिक हैं उतना ऊंचा उसका ओहदा है। तो यह पद दर्शाता था कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था। इसके अलावा ये मान लो अकबर है और ये उसका दरबार है पूरा, तो कौन उसके कितने नज़दीक बैठा है ये भी डिसाइड करता है कि आप कितने ऊंचे ओहदे पर हो। जितने आप पास बैठे हो उतना आपका ओहदा ऊंचा है, दर्जा ऊंचा है। तो यह भी तय करता था कि उसे कितना वेतन मिलेगा। जिसका जितना ज़्यादा मनसब होगा, पद जितना ऊंचा होगा, तो उसका जो वेतन है, जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे और उतने ही ज़्यादा वो सैनिक भी लाएगा। मनसब 10 से लेकर 10,000 तक हो सकता था। हालांकि अधिकांश मनसबदारों के पद 500 से 5,000 के बीच होते थे। ठीक है, तो मनसब जितना ऊंचा होगा, अधिकारी के पास उतनी ही अधिक शक्ति होगी, सेना ज़्यादा होगी, सम्मान ज़्यादा होगा, उसके पास जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार मुगल साम्राज्य में अधिकारी होते थे। वे सीधे सम्राट के अधीन काम करते थे, यानी कि जो उनका बॉस था वो कौन था? अकबर था। तो वो सैन्य, नेता, नागरिक प्रशासन या दोनों ही काम संभालते थे। वे आमतौर पर कुलीन, महत्वपूर्ण अधिकारी या सम्राट के भरोसेमंद लोग होते थे। यानी कि ये थोड़े एलीट होते हैं, थोड़े ना सोसाइटी में इनका जो स्टेटस है वो ऊपर था और सम्राट के बहुत क्लोज थे। और वे सत्ता के स्थायी धारक नहीं होते थे, यानी कि जो भी इनको मतलब जो पावर दी गई थी वो परमानेंट नहीं थी, कभी भी छीनी जा सकती थी। जो उनका पद होता है वो पूरी तरीके से सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर सम्राट को लगेगा तो वो उससे वो पद उसका छीन सकता है, उसको हटाया जा सकता है अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। अगर वो विश्वासघाती है, ठीक है, तो सम्राट उसको हटा सकता है। तो साम्राज्य चलाने और क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में मनसबदारों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी, ये आप याद रखिएगा। अब आता है जात और सवार। होता क्या है, प्रत्येक मनसब के दो भाग होते थे, जात और सवार। देखो, ये मनसब एक पोस्ट है, तो एक है जात
और एक है सवार। इसका मीनिंग समझो क्या है जात और सवार का। जात रैंक से अधिकारी का व्यक्तिगत पद पता चलता है, यानी कि उसके पास कितनी जात है, उसका रैंक क्या है, कितने सैनिक वो टोटल लेके ऑल ओवर घूम रहा है। इससे उसका वेतन भी पता चलता है, जितना उसकी जात ज्यादा है उतना उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी। इसके अलावा सवार जो है, सवार का मतलब होता है कि उसके पास घुड़सवार कितने हैं, है ना, घुड़सवार, तो ये पता चलता है इससे। तो ये दोनों जोड़कर एक मनसबदार बनता है कि उसके पास पैदल सेना भी है, उसके पास घुड़सवार भी है। और ठीक है, इसके अलावा उदाहरण के लिए 3000 जात और 1500 सवार वाले मनसबदार को युद्ध के लिए 1500 प्रशिक्षित घुड़सवार तैयार रखने होते थे। यानी कि अगर उसकी सवार की संख्या 1500 है, इट मींस उसको 1500 घुड़सवार चाहिए होंगे। तो इस व्यवस्था से बादशाह को एक मजबूत और तैयार सेना मिलती थी। यानी कि उनका काम ही यही था कि एक मजबूत सेना तैयार करके बादशाह को प्रोवाइड करनी है। वंशानुगत नहीं, सम्राट को लौटाए गए पद। अब ये जो मनसबदारी व्यवस्था, ये मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं होती थी कि आप मनसबदार हो तो आपका बेटा भी मनसबदार बनेगा, ऐसा नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये पद जो है वो पिता से पुत्र को स्वतः नहीं मिलता था, इसको आपको अर्न करना पड़ता है। आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो कौशल होना चाहिए। तो जब कोई मनसबदार मर जाता था तो उसका पद और जो उसकी जागीर, जागीर क्या है, उसकी जमीन, जो उसका लैंड है, वो सम्राट को वापस मिल जाता था। मान लो किसी मनसबदार की डेथ हो गई तो जो भी उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो उसको दी गई थी वो सब वापस ले ली जाएगी और वो सम्राट फिर उस पद को किसी और को दे सकता है। तो इससे मुगल शासकों को एक शक्तिशाली परिवारों को अपना राज्य बनाने से रोकने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि होगा क्या, इससे नेपोटिज्म हो जाएगा कि एक पिता मनसबदार था, फिर उसका बेटा मनसबदार बन गया, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, एक परिवार का वंशवाद चलेगा। तो इसको ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो इसने सम्राट को जन्म की बजाय वफादारी और प्रतिभा और सेवा के आधार पर रैंक देने की अनुमति दी। यानी कि जो सम्राट होता था वो आपके जन्म के आधार पर आपको मनसबदार नहीं बनाता, वो आपको बनाएगा कि आप कितने वफादार हो, कितनी आपके अंदर प्रतिभा है, कितनी आप सेवा कर सकते हो। मनसबदारों को जागीरों के माध्यम से वेतन दिया जाता था। तो अधिकांश जो मनसबदार होते थे वो जागीरदारी नाम से एक प्रणाली चलती थी, जो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता था, बेसिकली जो भी वो अपनी सैन्य सेवा देते हैं बदले में उनको महाराज, जो सम्राट, एक जमीन का टुकड़ा देते थे, उसी को जागीर कहा जाता था। और वो कोई कैश सैलरी नहीं दी जाती थी, बस जमीन दे दी जाती थी उनके काम के बदले। तो उन्हें नगद वेतन के बजाय जागीर के रूप में जानी जाने वाली एक भूमि दे दी जाती थी और मनसबदार भूमि का मालिक नहीं होता था। याद रखिएगा, बादशाह जब मर्जी चाहे उससे वो जमीन वापस ले सकता है, वो केवल और केवल उस जमीन से टैक्स वसूल सकता है जो राजस्व वसूला जाता है। तो इस धन का उपयोग उसके सैनिकों को वेतन देना तथा उसके निजी खर्चों को पूरा करने में किया जाता था, जो टैक्स का पैसा आता था। सम्राट किसी भी समय जागीर बदल सकता है। मान लो आपको आज ये जागीर दी है तो कभी भी वहां से आपका ट्रांसफर किसी दूसरी जागीर में कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए मनसबदार को हमेशा वफादार और सक्रिय यानी कि एक्टिव रहना पड़ता था। सैनिकों और घोड़ों का निरीक्षण किया जाता था। होता क्या था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनसबदार ईमानदार हैं, जितने घोड़े के पैसे वो ले रहे हैं वो सब घोड़े आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, जितनी जमीन मेरे से वो ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता था कि अपने सैनिकों को अपने पास रखते थे। मुगल सरकार ने रिकॉर्ड रखने और निरीक्षण की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया। इंस्पेक्शन करना, चेक करना जाके, ठीक है, इंस्पेक्ट करना कि हाँ सही में उतने हैं सैनिक या नहीं है। तो सभी घोड़ों पर शाही निशान लगाया जाता था, यानी कि मुगलिया सल्तनत का एक निशान ऐसे लगाया जाता था जिससे पता चले कि हाँ ये मुगलों का ही घोड़ा है। तो उससे क्या है कि एक सैनिकों का भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था। और इसको दागना कहा जाता है, जब आप ऐसा वो निशान लगाते हो। और चेहरा प्रणाली, रजिस्ट्रेशन, तो इसने सम्राट को धोखाधड़ी और नकली रिकॉर्ड को रोकने में मदद करी, ठीक है, जिससे सेना और ज्यादा भरोसेमंद और अनुशासित हुई। मनसबदारों का कर्तव्य क्या था? मनसबदारों के कई कर्तव्य होते हैं, जैसे युद्ध लड़ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कर वसूलना, प्रशासन में मदद करना। तो कुछ मनसबदार तो प्रांतों के गवर्नर तक भी होते थे, राज्यपाल वगैरह। तो अपने क्षेत्र में सब कुछ प्रबंधित करते थे, मैनेजमेंट जो पूरा क्षेत्र का होता था वो करते थे। उन्हें शांति बनाए रखनी थी तो लोगों का समर्थन भी उनको करना था, तो सम्राट के आदेशों का पालन भी उनको करना था। तो उनकी भूमिका सैन्य नेता के रूप में थी। एक तो कर अधिकारी भी थे वो लोग, जिला प्रशासन भी संभालते थे। तो वही है, समझ लो कि आईआरएस से लेके आईएएस से लेकर आईपीएस तक जो तीनों काम होते हैं प्रशासन के, वो सब एक मनसबदार अकेला संभालता था। पदोन्नति और स्थानांतरण यानी कि प्रमोशन। तो मनसबदारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही कि प्रमोशन हुआ करता था
और कभी कभी डिमोशन भी हुआ करता था और ट्रांसफर भी हुआ करता था, ठीक है। और वो सम्राट के ऊपर है, कभी भी कर सकता है। यदि कोई मनसबदार अच्छा काम करता था तो उसका पदोन्नति का चांस बढ़ जाता था, यानी कि उसके प्रमोशन के चांसेस हाई होते थे। और यदि वो विफल रहता था तो सम्राट के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता था तो भाई उसका पद नीचे गिराया जा सकता है या उसे छीना भी जा सकता है। तो शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए मनसबदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण भी किया जाता था। इससे सम्राट को अधिकारियों को कंट्रोल में रखने में काफी ज्यादा मदद मिलती थी और भ्रष्टाचार कम होता था। नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों में उपयोग। तो देखो, मनसबदारी व्यवस्था बहुत फ्लेक्सिबल थी। कभी मनसबदार सैन्य काम करते थे, कभी नागरिक सेवा करते थे। तो इससे यह व्यवस्था और भी कुशल हो गई, ठीक है। तो वही अधिकारी युद्ध में सेना का भी नेतृत्व करते थे जो मनसबदार होते थे, और शांति का जब समय होता था तो वो जिला कलेक्टर का काम भी करते थे, आईएएस वाला। तो इससे मुगल प्रशासन कम लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रभावी काम कर रहा था, ठीक है। बाद के समय में पदोन्नति और स्थानांतरण की समस्याएं। धीरे धीरे क्या हुआ, अकबर के शासन के दौरान तो मनसबदारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बाद के बादशाह आए जैसे औरंगजेब वगैरह, तो उसके बाद इस व्यवस्था में समस्याएं आने लगी, बहुत ज्यादा समस्याएं आने लगी। बहुत सारे मनसबदार जो है वो नियुक्त किए गए, लेकिन उन्हें देने के लिए जमीन नहीं थी। सोचो, आपने इतने सारे मनसबदारों को अपॉइंट कर दिया है और देने के लिए कुछ है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, बची नहीं है। तो ऐसे में कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो गए, अपने सैनिकों को वेतन नहीं दिया या लोगों से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने लग गए। तो इसके अलावा सैन्य कर्तव्यों पर बहुत अधिक ध्यान देने से कभी कभी नागरिक प्रशासन कमजोर हो जाता था, कि आप पूरा फोकस सेना पे रख रहे हो तो नागरिक प्रशासन तो वीक पड़ेगा। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, मनसबदारी का जो ये सिस्टम है वो भी अपनी शक्ति और अपना महत्व खोने लगा। तो धीरे धीरे ये भी व्यवस्था कमजोर हो गई। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मुगलों के दौरान जागीरदारी व्यवस्था में निरंतरता और परिवर्तन। इसका मतलब है कि कौन सी वो चीजें थी जागीरदारी व्यवस्था की जो आगे के आगे के सम्राटों के टाइम भी सेम रही, और क्या क्या वो व्यवस्था में परिवर्तन हुए, ये आपको समझना है। तो देखिए, जागीरदारी व्यवस्था क्या होता है। पिछले में मैंने आपको मनसबदारी समझाया था और आपको बताया था जो महाराज के जितने क्लोज बैठा है उसका पद उतना ऊंचा होगा, और जितने भी मनसबदार होते थे उनको जमीन दी जाती थी, ये आपको पता है, ठीक है। उस जमीन को जागीर कहा जाता था। तो जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक थी। होता क्या था, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट जो होगा वो अधिकारियों को और जो रईस लोग होते थे उनको नगद वेतन ना देकर जमीन देता था, जिसको जागीर कहा जाता है। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके बदले आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, जो है जमीन का टुकड़ा मिलेगा, जिसको जागीर कहा जाता है। और जिस जमीन को वो अधिकारी जो रखेगा उसको जागीरदार कहा जाएगा। तो उसे उस जमीन से राजस्व इकट्ठा करने और उसका इस्तेमाल सैनिकों के भरण पोषण करने और खर्चों को पूरा करने और साम्राज्य की सेवा करने के लिए जो है उसका अधिकार था। यानी कि मान लो ये जमीन है, यहाँ से आप टैक्स वसूलो, ये जो टैक्स आएगा इससे आप अपने सेना का खर्चा उठाओ, इस टैक्स से आप बादशाह को भी कुछ पैसा भेजो, इसी टैक्स से कुछ पैसा अपने सेल्फ यूज के लिए भी रखो। तो ये पूरा काम था, ओके। तो इस प्रणाली ने सम्राट को अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने, राजस्व का प्रबंधन यानी कि टैक्स एकदम सही तरीके से आए, और वफादार अधिकारियों को पुरस्कृत करने में मदद करी। अगर कोई अधिकारी बहुत अच्छा काम करके आ रहा है तो उसको जमीन दे दो, उसको पुरस्कार के रूप में। हालांकि मुगल काल के दौरान इस प्रणाली में निरंतरता और परिवर्तन दोनों देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि एक टाइम था जब बहुत सारी चीजें एज इट इज रही, चाहे बादशाह बदलते गए, बट कुछ चीजें थी जो चेंज हुई। जागीरदारी प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझो। जागीरदारी व्यवस्था जो है वो शुरुआत इसकी मुगलों से नहीं होती, इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौरान हुई थी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इक्ता प्रणाली के बारे में बताया था, जो क्वेश्चन बहुत बारी आपका आता है। इक्ता से ही इंस्पायर्ड होकर जो है ये जागीरदारी सिस्टम आया था, ठीक है। सेम है, दोनों में डिट्टो चीजें हैं, लेकिन यह सम्राट अकबर ही थे जिन्होंने इसे और अधिक संगठित बनाया, इस सिस्टम को, और एक बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा हो गया इस व्यवस्था के आने से। और मुगलों ने जागीर को भुगतान और नियंत्रण की एक उचित प्रणाली में बदल दिया। यानी कि इससे टैक्स भी आ रहा है और इससे कंट्रोल भी बना हुआ है। जहां अधिकारियों को सीमित समय के लिए ही जमीन मिलती थी और उसके स्पष्ट कर्तव्य होते थे। यानी कि जो जमीन है वो लिमिटेड टाइम के लिए हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि वंशानुगत नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है, वो सिर्फ आपको पुरस्कृत की गई है जो आपसे वापस ले ली जाएगी। जागीर क्या है?
जागीर बेसिकली एक अधिकारी या एक कुलीन यानी कि बड़े आदमी को दी गई एक जमीन का एक टुकड़ा होता है। अधिकारी उस जमीन पर रहने वाले किसानों से कर वसूल सकता है, जो भी किसान वहां पर आएगा। हालांकि जमीन अभी भी सम्राट की ही होगी, उसकी नहीं होगी। अधिकारी इसे बेच नहीं सकता, याद रखिएगा, और हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। मुख्य विचार ये है यहाँ पे कि जागीर से होने वाली जो भी आय है, जो इनकम है, उसका उपयोग सैनिकों को पैसे देने के लिए किया जाएगा। प्रशासन का जो खर्चा उठाना है वो उसके लिए यूज में आएगा। तो ये तरीका मुगलों के लिए बहुत मददगार था, क्योंकि इससे सभी अधिकारियों को भुगतान नगद में नहीं देना पड़ता था। जागीरदार की क्या भूमिका होती है? तो जागीरदार के दो कार्य होते थे। पहला, उसे ईमानदारी से राजस्व इकट्ठा करना है। सबसे पहला काम ही उसका यही है कि उसको टैक्स कलेक्ट करके आना है और उसका कुछ हिस्सा बादशाह को भेजना है पैसे का। दूसरा, उसे सैनिकों को बनाए रखना है और युद्ध में मदद के लिए तैयार रहना है। यानी कि जब राजा उसको बुलाएगा युद्ध के लिए तो उसके सैनिक तैयार रहने चाहिए। तो उसे अपनी जागीर में कानून और व्यवस्था का भी ध्यान रखना होता था कि वो जो एरिया है जागीरदार का, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, और जमीन पर उसका कोई स्थायी नियंत्रण नहीं था, ये याद रखना। अगर वह अच्छा काम नहीं करता तो बादशाह उसे हटा भी सकता है, उसकी जागीर छीन भी सकता है। प्रणाली में निरंतरता, कुछ ऐसे पॉइंट जो अभी भी जारी रहे, चाहे बादशाह बदलते रहे। मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था में कई चीजें एक जैसी रहीं और वेतन के बदले जमीन देने का विचार जारी रहा। सबसे पहला कि अभी भी आप सैलरी नहीं दे रहे हो, आप जमीन ही दे रहे हो, ये चीज कंटिन्यू है। साथ ही यह नियम भी बना रहा कि जमीन सम्राट की ही रहेगी, पर्सनल नहीं होगी जागीरदार की, और उस पर स्थायी रूप से स्वामित्व नहीं होगा। ये अभी भी चीजें जारी रही। जागीरदारों को एक क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए उनका नियमित रूप से तबादला अभी भी किया जाता रहा, ट्रांसफर अभी भी चल रहा है। और इन नियमों की मदद से सम्राट को भूमि और अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखने में भी पूरी मदद मिली, जो आगे भी चलता रहा कंट्रोल। फिर है अकबर के अधीन जब्ती और आईने दहसला का प्रचलन। हुआ क्या, थोड़ा सा एक बदलाव आया इस व्यवस्था में अकबर के शासन के टाइम पे। राजस्व एकत्र करने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ। अकबर ने जब्ती नामक एक प्रणाली शुरू करी जिसमें भूमि को मापा जाता था और उसकी औसत उत्पादन के आधार पर कर तय किया जाता था। पहले ये चीज नहीं थी। पहले किसी की भूमि छोटी हो या बड़ी हो, जो टैक्स है वो फिक्स रहता था। लेकिन अब अकबर पूरी भूमि को नापेगा, उसमें कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका कितना उत्पादन है, फिर वो उस हिसाब से टैक्स फिक्स करेगा। ये चेंज आया। उन्होंने आईने दहसला भी बनाया, जो फसल उत्पादन और कीमतों का 10 साल का औसत था। यानी कि 10 साल में औसतन एवरेज कितनी फसल का उत्पादन हुआ है। तो इससे जागीर प्रणाली और ज्यादा निष्पक्ष हो गई और सटीक हो गई। अब अच्छे से टैक्स लिया जा रहा है। इससे सम्राट को यह समझने में भी मदद मिली कि प्रत्येक जागीर से कितना राजस्व आता है, कि जहां पर कम प्रोडक्शन है वहां से कितना है, जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन है वहां से कितना राजस्व हमारे पास आ रहा है। तो जागीरों के प्रकार भी होते थे, मैं आपको बताता हूं। एक है तनख्वाह जागीर, यानी कि वेतन के रूप में दी जाती जागीर है। वतन जागीर, जो शासकों या फिर रईसों को उनके गृह क्षेत्र, होम टाउन वगैरह में दी जाती थी। मशरूत जागीर, यानी कि कुछ शर्तों के साथ ये जागीर दी जाती थी, टर्म एंड कंडीशन। अल्तमगा जागीर, यानी कि अक्सर धार्मिक जो विद्वान होते हैं, मौलाना वगैरह जो बड़े लोग हैं, उनको दी जाती थी। ये वर्गीकरण की जो प्रणाली है ये मुगलों ने ही स्टार्ट करी थी और इससे दिखाया कि हर जागीर का उद्देश्य अलग है, हर जागीर का यूज अलग है। ओके, तो ये जागीरों को इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। समय के साथ जागीरदारों की संख्या में वृद्धि होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं धीरे धीरे, तो भाई जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बढ़ता गया, अधिकारियों और कुलीनों की संख्या, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। इसलिए अधिक से अधिक जागीरें देनी पड़ती थी, क्योंकि जितने ज्यादा जागीरदार होंगे उतनी जागीरें भी चाहिए। तो औरंगजेब के शासन के दौरान ये एक समस्या बन गई कि सभी अधिकारियों के लिए पर्याप्त जागीर नहीं बची, जो हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। तो इसको जागीरदारी का संकट कहा जाता है। तो कुछ अधिकारियों को कम कीमत वाली जमीन मिली, किसी को घटिया क्वालिटी की जमीन मिली, तो इससे कई अधिकारी भ्रष्ट हो गए, कोई नाखुश हो गया, कोई गुस्सा हो गया। तो यह पहले के समय से एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब होता क्या है, पहले तो जागीर भी पूरी होती थी और जागीरदार भी अच्छे खासे होते थे, तो बराबर सबको बट जाता था। अब जागीरदार ज्यादा है, जागीरों की संख्या कम हो गई है। समस्या क्या है, मुगल काल के अंत तक जागीरदारी व्यवस्था में कई समस्याएं आने लगी। कुछ जागीरदार भ्रष्ट हो गए, कोई एक्स्ट्रा टैक्स वसूल रहा है, कोई किसानों को तंग कर रहा है, कोई बादशाह को पैसे कम दे रहा है। तो किसानों को नुकसान होने लगेगा तो कृषि का उत्पादन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि जागीरदारों का जमीन में कोई स्थायी हित नहीं होता था, इसलिए वे केवल
अल्पकालिक लाभ के बारे में सोचते थे। इसका मतलब है उनको पता है कि ये जमीन उनकी परमानेंट तो है नहीं, तो वो थोड़े टाइम का शॉर्ट टर्म अपना बेनिफिट देखते थे। तो इससे क्या है, ये व्यवस्था कमजोर हो गई। केंद्रीय शक्ति में गिरावट का प्रभाव हुआ क्या, औरंगजेब के बाद जैसे जैसे मुगल बादशाह कमजोर होते गए आगे, तो जागीरदारों पर कंट्रोल भी कम हो गया बादशाहों का। कुछ जागीरदार स्वतंत्र शासक तक बन गए, जिनको जमीन दी गई थी वो उसको अपना छोटा सा साम्राज्य बना के काम करने लगे। उन्होंने बादशाह को पैसे भेजना भी बंद कर दिया और अपनी जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे। तो यह व्यवस्था जो कभी शाही नियंत्रण का एक साधन थी, जब इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था, इसी साम्राज्य के टूटने का एक कारण बनी। और अकबर के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जब इस व्यवस्था का इस्तेमाल केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने के लिए किया जाता था। एक टाइम था जब जागीरदारी व्यवस्था से मुगल साम्राज्य मजबूत था, एक टाइम आया जब इसी व्यवस्था ने इसको ले डूबा। मुगलों के बाद निरंतरता और विरासत। तो मुगल साम्राज्य जब खत्म हो गया तो उसके बाद भी जागीरदारी व्यवस्था के कुछ फीचर्स जारी रहे। यह क्षेत्रीय शासक जो छोटे मोटे होते थे वो भी इसको यूज कर रहे थे। जब अंग्रेज आए तो वो भी टैक्स वसूलने के लिए कई व्यवस्था लाए, जैसे जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है, तो ये अभी भी चलता रहा टैक्स वाला काम। तो सेवा के बदले जमीन देने का मूल विचार वही रहा, अभी भी होता था कि आप अपनी सेवा दो, आपको बदले में जमीन मिलेगी। ये चीजें कंटिन्यू रही आगे भी। जबकि मुगल व्यवस्था समय के साथ साथ बदल गई और कमजोर हो गई। इसकी मूल संरचना, जो इसकी मूल भावना है, वो अभी भी कुछ अंग्रेजों ने और कुछ क्षेत्रीय राजाओं ने जारी रखी। अकबर के राजपूतों के साथ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो अकबर थे, राजपूतों के साथ उनके संबंध कैसे थे, ये आपको बताना है। तो देखो, तीसरे और सबसे फेमस जो मुगल सम्राट है वो अकबर है। उनका नाम 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया था। उन्हें न केवल उनकी सैन्य सफलता के लिए, बल्कि उनकी चतुर और शांतिपूर्ण नीतियां, जो पॉलिसीज वो बनाते थे अपने आजू बाजू वाले लोगों के साथ, वो बहुत अच्छी थी। इसके लिए उनको याद किया जाता है। खासकर राजपूत लोग जो होते थे, जो नॉर्थ इंडिया में एक टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जो राजस्थान और उत्तर भारत को संभालते थे, उनके एक योद्धा शासक कौम थी। तो राजपूत बहादुर थे, गर्वित थे, शक्तिशाली थे। ठीक है, तो अकबर ने उन सभी से लड़ने की बजाय एक नया तरीका चुना कि उसने उनका समर्थन जीतने के लिए दोस्ती करी, कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी, और सम्मान करा उनका। उनको दोस्त बना लो। जो सबसे खतरनाक लग रहा है, अकबर ने सोचा इसको फ्रेंड बनाओ और एक नीति बनाओ, राजपूत नीति, और एक विविधतापूर्ण साम्राज्य बनाओ जहां सबको एकता के साथ रखेंगे, डाइवर्सिटी रखो। तो हालांकि यह हमेशा सही नहीं होता था और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सारे राजपूत इसके साथ नहीं आए थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या था। अकबर के समय में राजपूतों का क्या महत्व था। तो अकबर के समय में राजपूत एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य समूह था। यानी कि राजनीति की बात हो चाहे सेना की बात हो, राजपूतों का नाम हमेशा लिया जाता है। चाहे वो आमेर हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, बीकानेर हो, यहाँ पर बड़े बड़े राजपूत राजाओं का शासन था। उत्तर भारत पर पूरा नियंत्रण था लगभग इनका। और इसको नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए किसी भी राजा के लिए उनका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था। अगर कोई राजा चाहता है नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना, तो वो बिना राजपूतों के सपोर्ट के नहीं कर सकता था। अकबर समझता था कि दुश्मनों की तुलना में सहयोगी बनाना बेहतर है, बेटर रहेगा इनको दोस्त बनाओ, अपने साथ ले लो, क्योंकि लड़ाई लड़ना सही बात नहीं होगी। राजपूतों के साथ शांति स्थापित करो, और वह उनकी वफादारी और सैनिक और प्रशासनिक कौशल हासिल कर सकता था। यानी कि अगर वो उनसे दोस्ती करता है तो उनके जितने भी चतुर चतुर सैन्य कमांडर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब ऑटोमेटिकली अकबर के लिए काम करने लगेंगे। तो अकबर ने ये सोचा। तो राजपूत की विवाह राजनीतिक प्रतीकात्मक होता क्या है, अकबर की सबसे मशहूर नीतियों में से एक थी कि राजपूत राजकुमारियों से शादी करना, यानी कि उनके साथ मैरिटल एक रिलेशन बनाओ। ये साधारण प्रेम विवाह नहीं होता था कि उनको कोई प्यार था, ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक गठबंधन होता था, जहां पर आप दो लोग जो है शादी कर रहे हो, आपका एक राजनीतिक भी संबंध बन रहा है। जब अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी हरका बाई से शादी करी, तो इसने मुगलों और राजपूतों के बीच एक मजबूत दोस्ती की शुरुआत करी। ठीक है, और अकबर ने इन राजकुमारियों को अपना धर्म बनाए रखने की अनुमति तक दी कि आप मुस्लिम मत बनो, आप अपना पूजा पाठ करो, मंदिर बना लो घर के अंदर। ठीक है, और उनके परिवारों को, यानी कि जो राजपूत जो लोग होते थे, उनको मुगल दरबार में उच्च पद पर रखा। ठीक है, अच्छी पोस्ट पर रखा। मुगल प्रशासन में राजपूत, तो अकबर ने कई राजपूत सरदारों को मुगल सेना और प्रशासन में ऊंचे पद पर, मनसबदार तक पद पर रखा। राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, ये ऐसे राजपूत नेता थे जो बहुत महत्वपूर्ण सेनापति बने, मंत्री तक बने। तो अकबर का यह एक चतुर कदम था बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत क्लेवर था। इससे राजपूतों को वो शामिल करना चाहता था।
शामिल कर लिया उसने। राजपूतों को वो महसूस करवाना चाहता था कि वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो उसने करवा दिया। इससे उनकी जो कुशल सेना है, वफादार अधिकारी हैं, वो उसको मिल गए। इससे उनके साम्राज्य में हिंदू और मुसलमानों के बीच विश्वास भी बन गया। फिर क्या है, राजपूत धर्म और संस्कृति का सम्मान। जो अकबर था उसने राजपूतों को सम्मान दिया, उनके धर्म की रिस्पेक्ट करी और उसने उन्हें स्वतंत्र रूप से पूजा करना, जितने भी हिंदू हैं राजपूत हैं वो अपनी पूजा करो, मंदिर बनाओ, अपने त्योहार मनाओ, होली दिवाली। और वो जो गैर मुसलमानों पर एक टैक्स लगाया जाता था, जजिया कर, याद रखना, तो ये जजिया कर है, ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। ये नॉन मुस्लिम कौन हो सकता है? बेसिकली जो आपके हिंदू हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था। तो अकबर ने ये टैक्स हटा दिया। अकबर अक्सर हिंदू पुजारियों की बात सुनता था। जो इसके पहले के बादशाह थे वो मौलवियों की बात ज्यादा सुनते थे, लेकिन अकबर हिंदुओं की बात भी सुनता था और हिंदुओं के रीति रिवाज का सम्मान करता था। यहां तक कि इसकी एक नीति थी, सुलह ए कुल, यानी कि सभी को एक साथ सुलह करके रखना, एक ही साम्राज्य में रहना है। कई राजपूत राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध। तो अधिकांश जो राजपूत राज्य थे वो अकबर के साथ दोस्ती करने को राजी हो गए और उसका सहयोग करने को राजी हुए। आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और बूंदी जैसे बड़े बड़े राज्य बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अकबर के साथ आ गए। उनके शासकों को अपनी भूमि और उपाधि रखने की अनुमति दी गई। अकबर ने बोला जो आपकी जमीन है वो आपकी रहेगी, आप अपनी उपाधि भी लगाओ और बस हमें अपनी सेना दे दो और हमारे लिए वफादार रहो। तो इस शांतिपूर्ण नीति ने अकबर को बहुत ही अधिक युद्ध लड़े बिना एक स्थिर और एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में मदद करी। कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी उसको, ज्यादा शांति से सब हो गया। लेकिन कुछ राजपूत राज्यों के साथ अकबर का संघर्ष भी चला। सभी राजपूत शासक अकबर की नीति से सहमत नहीं थे। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मेवाड़ के राणा प्रताप। तो उन्होंने क्या करा, मुगल सत्ता को पूरी पूरी एकदम चुनौती दी, स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का विकल्प चुना कि हम नहीं रहेंगे मुगलों के साथ। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई 1576 में। राजा मान सिंह और राणा प्रताप के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था ये युद्ध, ठीक है। यानी कि एक तरफ राजा मान सिंह, एक तरफ राणा प्रताप। राजा मान सिंह जो अकबर की तरफ से आए हुए हैं, ठीक है, और राणा प्रताप जो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। हालांकि राणा प्रताप युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन के अंत तक लड़ते रहे, कभी भी उनका मोरल डाउन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि अकबर की नीति सभी को स्वीकार नहीं थी, सभी लोग राजी नहीं थे। कुछ राजपूत ऐसे भी रहे जो कि गठबंधन नहीं बनाना चाहते थे किसी भी तरीके का मुगलों के साथ में। राजपूत नीति का राजनीतिक लाभ। तो अकबर की राजपूत नीति ने मुगल साम्राज्य को कई सारे फायदे दिए। सबसे पहले तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके अंडर में आ गया शांतिपूर्वक तरीके से। दूसरा, इसने मुगलों को बहादुर राजपूत योद्धाओं तक पहुंच प्रदान करी, यानी कि अब मुगलों की सेना में बहादुर बड़े बड़े राजपूत योद्धा आ गए, जिससे सेना और मजबूत हो गई। तीसरा, इसने अकबर को हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में भी मदद करी, जिससे धार्मिक संघर्ष कम हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसने अकबर को वफादार अधिकारियों का एक मजबूत आधार दिया, कि अकबर को सारे के सारे अधिकारी ऐसे मिले जो बहुत ज्यादा वफादार थे। सीमाएं और आलोचना। हालांकि अकबर की नीति ज्यादातर तो सफल रही, लेकिन कुछ कमियां तो होती ही हैं। ये नीति मित्रवत राजपूत राज्यों के साथ तो कारगर रही, लेकिन मेवाड़ जैसे स्वतंत्र राज्यों के साथ विफल रही। जो उनके अलायंसेस थे राजपूत के साथ, वो स्टेट्स तो इनके साथ अच्छे से रहे, लेकिन वहीं जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनके साथ ये नीति काम नहीं करी। साथ ही जहां मुगल राजपूत गठबंधन ने साम्राज्य की मदद करी, वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इससे राजपूतों की राजनीतिक आजादी छिन गई। कि एक टाइम पे राजपूत जो किसी के अंडर नहीं जाते थे, किसी के साथ नहीं मिलते थे, स्वतंत्र रहते थे, वो उनका जो है उन्होंने मुगलों को जो है ये एक्सेप्ट कर कर बहुत गलत किया। दूसरों को लगता है कि यह फिर भी एक चतुर रणनीति थी, क्योंकि इससे लोगों की जान बची, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, हो सकता था कि बहुत सारे लोग मारे भी जाते। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं। अकबर के बाद राजपूत नीति में क्या परिवर्तन आया देखो। क्या बाद के बादशाहों ने भी राजपूतों के साथ बनाकर रखी? तो अकबर के बाद मुगल शासक राजपूतों से निपटने में उतने सफल नहीं हो पाए। चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो, ये थोड़े बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे, थोड़े बहुत दोस्ती के संबंध रखते थे, पर औरंगजेब के आते ही राजपूत तो छोड़ो, उसने एक एक हिंदू का खून बहा दिया, ठीक है। इसकी बिल्कुल कट्टर नीति थी, इस्लामिक नीति थी। तो उसने वापस से जजिया कर भी स्टार्ट कर दिया, हिंदुओं पर टैक्स लगाना, सिर्फ हिंदू हो इसलिए टैक्स दो। और वो बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं था, ठीक है, सिर्फ अपना धर्म दिखाना चाहता था। राजपूतों के खिलाफ उसने बहुत से युद्ध लड़े, मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़े, बहुत सारे विद्रोह हुए इसके टाइम पर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं पाया। समावेशी शासन के आदर्श के रूप में अकबर की राजपूत नीति देखो। अकबर का राजपूतों के साथ व्यवहार करने का तरीका अक्सर अच्छे शासन का मॉडल है, कि वो
हमेशा लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलता, कभी कभी डिप्लोमेसी बहुत बड़ा काम कर देती है, जो अकबर के पास थी। युद्ध के जरिए लोगों को अपने पीछे चलाने के लिए मजबूर करने की बजाय उसने कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सहयोग का इस्तेमाल किया, ठीक है। और वह समझता था कि एक बड़े और एक बहुत ही विविधतापूर्ण साम्राज्य जहां डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उसको एकजुट रखना है, तो यहाँ पे शांति से बात चलेगी, ये बांटने से कुछ नहीं होगा। तो उसकी नीति ने उसे ना केवल जमीन बल्कि लोगों का दिल जीतने में भी मदद करी। लोगों के दिल में अकबर बसते थे कि हाँ भाई अकबर द ग्रेट कहा जाता है उनको। ओके, तो अब हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। तो औरंगजेब जो था बहुत ही कट्टर शासक, इसकी धार्मिक नीति में आपको बताऊंगा। औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी प्रमुख सम्राट था जिसने 1658 से 1707 तक शासन करा। आपने एक छावा मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर औरंगजेब के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से। तो अकबर जैसे पहले के मुगल शासकों के विपरीत जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, यानी कि अकबर बहुत सहिष्णु था, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था। पर अकबर के बाद के जो साम्राज्य के जो संभालने वाले जो उत्तराधिकारी आए, जैसे औरंगजेब है, वो सख्त इस्लामी नीति अपनाता था, सिर्फ इस्लाम होगा। वह एक बहुत ही धार्मिक सुन्नी मुस्लिम था, ठीक है। मुस्लिम आपको पता है, एक तो शिया कैटेगरी के मुस्लिम होते हैं और एक होते हैं सुन्नी। तो जो औरंगजेब था वो सुन्नी मुस्लिम था। तो होता क्या है, उसके कार्य और उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं, इस्लामिक कानून और एक मजबूत इस्लामी राज्य बनाने के उसके लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। उसका लक्ष्य यही था, एक इस्लामिक राज्य उसको बनाना था। और जो इस्लामिक राज्य है उसमें कानून किसका चलता है, इस्लाम का, जिसको शरिया कहा जाता है। तो उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा और आलोचना दोनों की जाती है। कुछ लोग उन्हें एक धर्मनिष्ठ शासक के रूप में देखते थे जो अपने धर्म का पालन करता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है इनकी कार्यों ने समुदायों के बीच तनाव पैदा करा। उन्होंने एक पर्टिकुलर टारगेट किया कैटेगरी को, हिंदुओं को, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को। तो इनका व्यक्तिगत विश्वास क्या था, औरंगजेब एक सरल और एक सख्त इस्लामी जीवन जीता था, यानी कि प्रॉपर इस्लामिक जो नियम होते हैं, नमाज वगैरह अदा करना, सब वो करता था। और लग्जरी से दूर रहता था, विलासिता से, साधारण कपड़े पहनता था, नियमित रूप से प्रार्थना करता था। उसने अपने दरबार में संगीत या नृत्य की अनुमति नहीं दी, कोई भी डांस या नाच गाना नहीं होगा। अकबर के टाइम पर, शाहजहां के टाइम पे ये होता था। उसने इस्लामी कानून शरिया को बारीकी से पालन करवाया पूरे साम्राज्य में कि सभी लोग इस्लामी कानून का पालन करेंगे। और उसकी धार्मिक नीति सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, उसकी गहरी व्यक्तिगत आस्था से उपजी थी, यानी कि जो पर्सनल जो उसका फेथ था वो सब पे लागू करवाना चाहता था। जिजिया कर या जजिया कर को दोबारा लगाना, मैंने आपको बताया था अकबर के टाइम पर ये जो जजिया कर है इसको हटा दिया गया था। लेकिन औरंगजेब की सबसे प्रसिद्ध कार्यवाहियों में से एक था कि 1679 में जजिया कर को फिर से लागू करवाना। और यह गैर मुसलमानों जैसे कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक कर था जो कि अकबर ने हटाया था, इसने वापस लगा दिया। औरंगजेब का मानना था कि यह कर इस्लामी शासन का हिस्सा है, जो भी इस्लामिक शासक है उसको जरूर हिंदुओं पर यह कर लगाना चाहिए। और हालांकि इससे कई हिंदुओं को अलग थलग महसूस भी हुआ कि हमें एक आइसोलेट कर दिया गया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, खासकर इसलिए क्योंकि वे पहले से ही अन्य करों का भुगतान कर रहे थे। बाकी के टैक्स भी जा रहे हैं, फिर जजिया टैक्स भी जा रहे हैं। तो इस निर्णय के कारण बहुत ही गुस्सा और बहुत विरोध हुआ क्या, मंदिरों को तोड़ा इसने। औरंगजेब को कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए भी जाना जाता है। औरंगजेब ने अपने टाइम पे कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जैसे वाराणसी में प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव राय मंदिर, ये इसने तोड़े, ठीक है, जो दिखाता है कितना कट्टर मुस्लिम था। इन मंदिरों की जगह मस्जिदें इसने बनाई। हालांकि इनमें से कुछ कार्यवाही विद्रोह के समय यानी कि दुश्मनों को दंडित करने के लिए की गई, कि मान लो कोई हिंदू राजा से लड़ाई हुई तो बदला लेने के लिए वहां का मंदिर तोड़ दिया। लेकिन इनमें अन्य धर्मों के प्रति सम्मान की कमी भी दिखाई देती है, वो कहीं और दूसरे धर्म का भी सम्मान नहीं करता था। इससे हिंदू आबादी में भय, हिंदुओं में डर था, गुस्सा भी था, आक्रोश भी था, और मुगल साम्राज्य की छवि पूरी खराब कर दी औरंगजेब ने। हिंदू त्योहारों और प्रथाओं पर बैन लगाना, प्रतिबंध करना। तो औरंगजेब के टाइम पर होली, दिवाली जैसे जो हिंदू त्योहार होते हैं इनको पूरी तरीके से बैन करवा दिया गया कि आप जो है ये त्योहार वगैरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और क्या होगा, जो भी ज्योतिष वगैरह का काम होता है वो बंद करवा दिया, संगीत और नृत्य बंद करवा दिया, जो कि हिंदुओं की संस्कृति में और मुगल की संस्कृति का पहले एक हिस्सा था। ये प्रतिबंध सिर्फ धार्मिक नहीं थे, इनका असर कई लोगों के सामाजिक जीवन पर पड़ा। ये प्रतिबंध तो लगा दिया, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी,
ठीक है, रोजी रोटी जो है उनकी वो खत्म हो गई। इन परंपराओं को हटाकर उन्होंने कलाकारों, विद्वानों और आम लोगों का समर्थन खो दिया। ये जो लोग एक टाइम पे सम्राट का समर्थन करते थे, जो लोग नाच गाना करने वाले, ये सारे अब इसके अगेंस्ट हो गए। गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति नीति, ये सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन नहीं था, ये जो शिया लोग होते हैं, शिया मुस्लिम, उनसे भी नफरत करता था। औरंगजेब न केवल हिंदुओं के साथ बल्कि अन्य मुस्लिम समूहों के साथ भी सख्त था। उसने शिया मुसलमानों और सूफी संतों को, इनको क्या करा कि स्वीकार ही नहीं किया, और उसने सूफी दरगाहों को तोड़वा दिया, बंद करवा दिया, और उन धार्मिक समूहों की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की जो उसके अपने विश्वास से अलग थे। जो इस्लाम से अलग चलता है उसको वो तोड़वा देगा या बंद करवा देगा। इससे मुसलमानों में भी एक विभाजन हो गया शिया सुन्नी में, जिससे उसके साम्राज्य में एकता जो एक थी वो खत्म हो गई आगे चल के। सिखों, मराठों और जाटों के साथ व्यवहार, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति में और लोगों को भी इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे 1675 में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया गया, शहीद करवा दिया गया। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक दुखद घटना थी। इसने सिखों तक को नहीं छोड़ा, हिंदुओं के साथ तो इसने बुरा किया ही था, इसने सिखों के साथ भी सब किया। जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया, ठीक है, इनको तेग बहादुर जी को कहा गया आप इस्लाम अपनाओ, तो इसने मना कर दिया। और छावा मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर भी संभाजी महाराज छावा, जिनको कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में आ जाओ, तो वो मना कर देते हैं, मरना मंजूर है पर मैं नहीं आऊँगा। इससे सिख समुदाय के साथ तनाव बढ़ गया उनका। बाद में सिखों ने इसका विरोध भी किया, लड़ाइयाँ भी लड़ी। शिवाजी और मराठों के खिलाफ उनकी कार्रवाई रही, बहुत ज़्यादा विद्रोह का सामना किया। जाट राजपूत उनसे लड़े, ठीक है, और बहुत कठोर व्यवहार था उनके साथ भी। तो धीरे धीरे इन कार्रवाइयों के कारण लंबे युद्ध होते रहे, धीरे धीरे विद्रोह और ज़्यादा बढ़े। राजपूत संबंधों पर प्रभाव, पहले के समय में राजपूतों के साथ अच्छे संबंध थे। औरंगजेब ने अकबर द्वारा जो राजपूत के साथ जो रिश्ते थे, महत्वपूर्ण रिश्ते, वो सब तोड़ दिए। जब मारवाड़ के राठौर शासक की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने सोचा कि चलो चल के उसकी जमीन को जो है हड़प लेता हूँ। तो उन्होंने इसके खिलाफ एक लंबा और एक भयंकर युद्ध भी लड़ा जमीन हड़पने के लिए। अकबर के विपरीत, अकबर तो क्या था, विवाह करता था, ठीक है, सम्मान की दृष्टि से देखता था, गठबंधन बनाता था। पर औरंगजेब बल, अपनी ताकत और छल कपट से लोगों को अपने साथ जोड़ता था, नुकसान पहुंचाता था। शरिया आधारित शासन, औरंगजेब ने, मैं आपको बताऊं, फतवा ए आलमगीरी नाम से एक विशेष पुस्तक के निर्माण का आदेश दिया कि एक किताब बनवाओ, फतवा ए आलमगीरी, और उसमें सारे कानून लिखवाओ जो सभी को मानने हैं, सभी को फॉलो करने ही करने। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार अदालतों और प्रशासन में शरिया कानून का पालन करे। जहां भी कोर्ट वगैरह है, जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो इस्लाम के कानून के अकॉर्डिंग होंगे। हालांकि इससे उन्हें इस्लामी विद्वानों को खुश करने में मदद मिली, लेकिन इससे जो गैर मुसलमान लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए, नाखुश हो गए। यह पहले के समय से एक बहुत बड़ा बदलाव था, जब कानून सभी के लिए अधिक समान और खुला था। अकबर के टाइम पे सबके लिए कानून सेम था। मिश्रित कार्य है, हालांकि औरंगजेब ने सख्त इस्लामी नीति अपना रखी थी, लेकिन वह हमेशा हिंदुओं का विरोध नहीं करता था। ये देखा गया, कुछ मामलों में उसने हिंदू अधिकारियों को जागीरें भी दी। उसके खुद के सेना में बहुत सारे हिंदू भी थे, उसके दरबार में माना जाता है 30% से भी अधिकारी ज़्यादा जो थे वो हिंदू थे उसके। और इससे पता चलता है कि यद्यपि उसकी नीतियां अक्सर कठोर थी हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन कभी कभी फायदे के लिए, राजनीतिक कारण से वो थोड़ी नीति बदलता भी था। और पता चलता है कि पूर्ण असहिष्णुता उनके शासन के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, कि अगर मैं पूरे हिंदुओं को साइड कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे सेना कौन संभालेगा, दम तो हिंदुओं में ही है ना। साम्राज्य पर धार्मिक नीति का प्रभाव, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उसके साम्राज्य में विभाजन पैदा कर दिया, लड़ाई झगड़े होने लगे, विद्रोह होने लगे, अशांति हो गई। तो कई समुदायों जो कभी मुगल का समर्थन करते थे अब उनके खिलाफ हो गए। एक टाइम था जब अकबर का सपोर्ट करते थे हिंदू मुस्लिम दोनों, लेकिन एक टाइम आया कि जब औरंगजेब के टाइम पर बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, मुगलों को। मराठे हों चाहे राजपूत हों, सिख हों, सभी के साथ लंबे उनके युद्ध चले औरंगजेब के, और ये मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। उनकी सख्त नीतियों ने व्यापार, कला, संस्कृति को भी बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया, जो अकबर और शाहजहां के टाइम पे बहुत फल फूल रहे थे। 1707 में उनकी मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन अस्थिर था, कुछ पता नहीं था आगे संभालेगा कौन उनका साम्राज्य। शिवाजी के अधीन मराठों के उदय के लिए जिम्मेदार कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो आइए फिर देखते हैं शिवाजी के अधीन कैसे मराठा साम्राज्य का उदय होता है। तो देखो भाई, ये फोटो है आप सभी के सामने, ये बहुत बड़ा साम्राज्य
जिसको हम कहते हैं मराठा साम्राज्य, बहुत ही ज्यादा बड़ा साम्राज्य था। और मराठा पश्चिमी भारत में एक योद्धा समुदाय था, ठीक है। और मुख्य रूप से उस क्षेत्र में, जिसे अब हम महाराष्ट्र कहते हैं, जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है, वो पूरा मराठा साम्राज्य था। 17वीं शताब्दी के दौरान वे शिवाजी महाराज के नेतृत्व में सत्ता में आए। जो मराठा साम्राज्य था उसकी नींव रखने वाले थे महाराज छत्रपति शिवाजी, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक वो बने। शिवाजी की शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को चुनौती दी। शिवाजी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, ठीक है, चाहे वो मुगलों से युद्ध लड़ना हो, चाहे बीजापुर के सुल्तानों से युद्ध लड़ना हो, तो उनके नेतृत्व, साहस और चतुर रणनीति ने उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक और एक योद्धा बनाया। लेकिन मराठों का उदय सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ था, बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और भौगोलिक कारक भी थे। इसी वजह से मराठा साम्राज्य पावरफुल बना, ठीक है। तो ये क्या है, सबको मैं वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले है, दक्कन का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से बहुत फायदेमंद है। जिस क्षेत्र में मराठा लोग रहते थे, पश्चिमी घाट, बेसिकली मान लो ये अपना इंडिया है, तो इसमें ये वाला जो एरिया है ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पठार, पहाड़ियाँ, जंगल, घाटियाँ, तो बहुत दुर्गम इलाके हैं। तो यहाँ दुश्मन का आना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो देख पा रहे हो, ये है पूरा उनका एरिया, ठीक है। इससे शिवाजी और उनके सैनिकों को छिपने में मदद मिलती थी, भागने में मदद मिलती थी, अचानक हमला करना हो, अटैक करना हो, उसमें मदद मिलती थी। उन्होंने रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़ जैसी पहाड़ियों पर ऊंचे ऊंचे किले बनवाए, जिनकी रक्षा करना आसान था, ठीक है। वहां पर इतनी जल्दी कोई अटैक नहीं कर सकता। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठाओं को युद्ध में स्वाभाविक लाभ दिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत फायदा मिलता है। दक्कन में मुगल और बीजापुर शासन की कमजोरी। हुआ क्या, शिवाजी के समय उत्तर में मुगल और दक्षिण में बीजापुर सल्तनत दोनों ही संघर्ष कर रहे थे। यानी कि जब उनका टाइम चल रहा था तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मुगल्स ज़्यादा थे जो एक्टिव थे दिल्ली के तरफ से, और ये दक्कन में ये थे। तो मुगल भारत के दूसरे हिस्सों में युद्ध लड़ने में बिजी थे, दक्कन पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, और बीजापुर के जो शासक थे वो कमजोर हो चुके थे, भ्रष्ट थे। इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। तो शिवाजी ने एकदम सही टाइम समझा, तो स्थानीय लोगों से समर्थन प्राप्त किया। होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्थानीय मराठी भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो विदेशी लैंग्वेज और विदेशी शासन से चलने वाले जो एरिया है वहाँ पे परेशान थे। तो बीजापुर के फारसी और तुर्की शासकों और मुगल द्वारा उन पर भारी कर लगाया जाता था और अक्सर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो जो आम जन है वो शिवाजी के साथ था, क्योंकि शिवाजी अपने भारत के थे और ये सभी लोग बाहर से आए थे। तो शिवाजी उनकी भाषा बोलते थे, उनकी संस्कृति को समझते थे और उन्हें आशा और गौरव प्रदान करते थे, कि एक आशा की किरण थे शिवाजी उन सभी लोगों के लिए। तो किसान हो चाहे सैनिक हो, यहाँ तक कि छोटे मोटे जमींदार हो, सभी उनका समर्थन करते थे, क्योंकि वो चाहते थे स्थानीय स्वतंत्रता। और शिवाजी जी का एक ही वो था मकसद, हिंदवी स्वराज्य, स्वराज्य की स्थापना करना, एक ऐसा स्वराज्य जो हिंदुओं का हो, एक ऐसा स्वराज्य जहाँ कोई विदेशी ना हो और हम खुद अपने पे शासन करें। केंद्रीय प्राधिकरण का पतन। हुआ क्या, 17वीं शताब्दी का टाइम था, जो दिल्ली वाला एरिया था जहाँ से मुगल शासन कर रहे थे, और बीजापुर में जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर होती जा रही थी। तो उनके जो गवर्नर थे अक्सर साम्राज्य की सेवा करने की तुलना में अपने लिए कर वसूलने में अधिक रुचि रखते थे। यानी कि उनकी जो अधिकारियों की मंडली है वो, समझ रहे हो, वो अपना फायदा देख रही है, इस वजह से साम्राज्य उनके कमजोर पड़ रहे थे। तो इससे लोग उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था भाई ये साम्राज्य खत्म होने वाला है। तो शिवाजी ने बोला कि मैं एक अच्छा शासन लाऊंगा, अच्छे से न्याय करूंगा, लुटेरों का एकदम अच्छे से वो कर दूंगा सॉल्यूशन, अधिकारियों से सुरक्षा प्रदान करके इस स्थिति का लाभ उठाया और उनके नेतृत्व ने खराब केंद्रीय शासन द्वारा पैदा की गई कमी को पूरा किया। उन्होंने बोला कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। भक्ति और राष्ट्रवादी संतों का प्रभाव। संत तुकाराम, समर्थ रामदास और एकनाथ जैसे कुछ ऐसे नेता भी हुए जो मराठा लोगों को आस्था, एकता और गौरव के संदेश देते थे। यानी कि ये घूम घूम कर मराठी लैंग्वेज में उनको बताते थे कि आप जो है अपने शिवाजी का साथ दो। उन्होंने स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश दिया, जिससे आम लोग जुड़ गए उनसे। उनकी शिक्षाओं ने समाज में पहचान और नैतिक ताकत की भावना पैदा करी। इन सभी महान संतों ने अपनी शिक्षाएं दी। रामदास विशेष रूप से शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, ठीक है, जिन्होंने उन्हें बताया कि एक अच्छा शासन कैसे होता है, ठीक है, न्याय कैसे करना है। शिवाजी
के व्यक्तिगत नेतृत्व के गुण भी बहुत अच्छे थे। शिवाजी स्वयं एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे, चतुर थे, दूरदर्शी थे, उनको पता था क्या करना है। छोटी उम्र से ही उन्होंने युद्ध वगैरह देखा था, प्रशासन कैसे चलाना है वो उन्होंने देखा था। गुरिल्ला युद्ध वो कर लिया करते थे, लोगों का विश्वास जीतना और अपनी सेना का प्रबंधन करना वो अच्छे से जानते थे। वे आम लोगों के साथ विनम्रता से पेश आते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे, युद्ध में नैतिकता का पालन करते थे, जो गलत चीज़ है वो नहीं अपनाते थे। तो इन गुणों के कारण ही लोग उनसे प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ने मरने को तैयार थे। गुरिल्ला युद्ध का उपयोग, गुरिल्ला युद्ध क्या है? शिवाजी की सफलता का एक प्रमुख कारण गुरिल्ला युद्ध भी रहा, क्योंकि बड़ी लड़ाई लड़ने के बजाय उनके सैनिक अचानक हमला करते थे। सीधा ऐसी बैटल नहीं होती थी कि वहां से जा रहे हैं चलो अटैक, ऐसा नहीं होता था। लोग क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुप छुप के पहाड़ियों से ऐसे अटैक करके फिर पहाड़ियों में चले जाते थे। तो इससे मुगलों जैसी बड़ी सेनाएं भ्रमित और निराश हो जाती थी, क्योंकि उनको आदत थी खुली लड़ाई लड़ने की। तो युद्ध की यह नई शैली जो थी, एक नया स्टाइल आया था। ये महाराष्ट्र का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जंगल और वो पहाड़ियां वहाड़ियां, उसके लिए बहुत बढ़िया था। शिवाजी की प्रशासनिक कुशलता, तो शिवाजी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक महान प्रशासन संभालने वाले एक प्रशासक भी थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित सरकार बनाई, अपने राज्य को क्षेत्रों में विभाजित किया, छोटे छोटे क्षेत्रों में, इकाइयों में। ईमानदार सारे अधिकारी थे उनके। उन्होंने एक निष्पक्ष कर प्रणाली बनाई, मतलब जायज कर लेते थे, किसानों की रक्षा करते थे, भ्रष्ट अधिकारियों को दंड देते थे। उनकी सेना बहुत वफादार थी, अनुशासन में रहती थी। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करा, लोगों को सिर्फ परिवारों के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि जो उनकी योग्यता है, जो उनके अंदर स्किल है, उसके अकॉर्डिंग अपने दरबार में रखा। एक मजबूत सेना और नौसेना का गठन, तो शिवाजी को मजबूत रक्षा का महत्व पता था। वो जानते हैं कि रक्षा करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने घुड़सवार सेना, पैदल सेना और बहुत अच्छे से ट्रेंड सेना बनाई। उन्होंने भारतीय इतिहास की पहली 9 सेनाओं में से एक बनाई। ठीक है, 9 सेना भी थी भाई इनके पास, क्योंकि पश्चिमी घाट का इनका एरिया था, तो यहां से भी अटैक हो सकता था। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि समुद्र पर अक्सर पुर्तगाली लोग हमला करते रहते थे। तो शिवाजी की नौसेना ने व्यापार की रक्षा भी करी, यहाँ पे जो भी व्यापार होता था, और बाहर के आक्रमणों को रोका। भोसले परिवार से सहयोग और प्रारंभिक प्रशिक्षण, तो शिवाजी का जन्म भोसले परिवार में हुआ था, जिससे उनका क्षेत्र में पहले से ही कुछ प्रभाव था। जो इनका परिवार था वो थोड़ा स्ट्रांग परिवार रहा था शुरू से। तो उनके पिता शाहजी भोसले ने मुगलों और बीजापुर सल्तनत दोनों के लिए काम किया हुआ था, तो शिवाजी को कुछ सैन्य अनुभव पहले भी था। तो उनकी जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने उन्हें हिंदू राजाओं की महान गाथाएं, कहानियां सुनाई थी, जिससे उनके अंदर स्वतंत्रता और न्याय का सपना बचपन से आ गया था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो इस शुरुआती प्रशिक्षण ने, जो ट्रेनिंग मिली, इससे शिवाजी बहुत ज़्यादा मजबूत बने। अगला प्रश्न है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्र पार या समुद्र जो व्यापार होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। दक्कन क्षेत्र का भौगोलिक लाभ। देखो भाई, जो दक्कन का एरिया है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये मैंने आपको पहले बताया पिछले टॉपिक में, तो इस हेडिंग को यहाँ पे हटा दो, ये गलती से यहाँ आ गई है, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो। भारत में समुद्री व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत पुराने समय से। देखो, ये जो अपना इंडिया है, बेसिकली ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये अपनी तटरेखा है, तो यहाँ से व्यापार होता रहा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारतीय तटीय क्षेत्रों में विदेशी देशों के साथ व्यापार बहुत एक्टिव था इस टाइम पे। तो भारतीय व्यापारी, अरब व्यापारी और यूरोप की कंपनियां यहाँ पर व्यापार करने, लेन देन करने आया करते थे। तो ये है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, हिंद महासागर है। ये इतना बड़ा कोस्टल लाइन वाला एरिया, यहाँ पे इधर से भी व्यापारी के जहाज आते थे, इधर से भी व्यापारी के जहाज आते थे। तो पूर्व और पश्चिम दोनों तटों पर बंदरगाह बने हुए थे, जो सी पोर्ट होते हैं। व्यापार से धन मिलता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मान लो कोई अरब व्यापारी आ रहा है तो अरब संस्कृति भी वो अपनी साथ में लेकर आ रहा है, बातचीत तो होगी, तो एक कंपटीशन भी बना रहता था। भारतीय तटों पर प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह, कुछ नाम बता रहा हूं आपको मैं। भारत के समुद्र तट पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जो समुद्री व्यापार में बहुत एक्टिवली यहाँ पे रहते थे। पश्चिमी तट पर अगर मैं आपको बताऊं, ये अपना इंडिया, पश्चिमी तट ये पूरा है। यहाँ पे आपको सूरत देखने को मिलेगा, खंबात है, गोवा है, ठीक है, और कालीकट है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये फोटो में आप देखो, इतने सारे जहाज आ रहे हैं, ये बंदरगाह बना हुआ है गोवा का, कालीकट का, खंबात का, सूरत का। ओके, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टिनम और हुगली, यानी कि ईस्ट साइड पे
ये बंदरगाह भारत को अरब देश के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ जोड़ते थे और माल नियमित रूप से आता जाता रहता था, यानी कि बहुत एक्टिव बंदरगाह थे, यहाँ पे व्यापार चलता रहता था। भारत क्या क्या सामान निर्यात करता है, क्या क्या बेचता था, वो देख लो। भारत अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए बहुत फेमस था, दुनिया भर में भारत का प्रोडक्ट जाना जाता था। मेन मेन चीजें जिनका निर्यात होता था वो है कपड़े, कपास, रेशम, काली मिर्च, इलायची, मसाले, कीमती पत्थर, नील रंग जो आपका इंडिगो होता है, शोरा जो बारूद में इस्तेमाल किया जाता है, और चीनी। ये सारा सामान जाता था। ये सामान वजन में हल्का है लेकिन इसका पैसा बहुत अच्छा खासा मिलता था। और भारतीय उत्पाद पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अलग अलग जगहों में बेचा जाता था और बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। अब भारत आयात किस चीज का करता था? भारत ने दूसरे देशों से कई सामान आयात किया, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, टिन है, धातु है, साथ ही घोड़े, इत्र, शराब, विलासिता का सामान, कांच के बने पदार्थ, हथियार, ये सारी चीजें हैं इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते थे। घोड़े वगैरह तो अरब से मंगवाते थे। तो अरब व्यापारी मध्य पूर्व से सामान लाते थे अपना, जबकि यूरोपीय व्यापारी अपने उपनिवेशों और घरेलू देशों से सामान आयात करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सामान आता था। इस प्रकार समुद्री व्यापार केवल बेचने के बारे में नहीं था, यहाँ पर सामान को बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था। भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका है इस व्यापार में? देखो, यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले ही भारतीय व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे समुद्र में। वो चेटी हैं, बोहरा, बनिया, गुजराती, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो बेसिकली यहाँ पे व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये सारे बनिया वनिया आपने आज भी सुना होगा, ये लोग व्यापार में बहुत आगे हैं। तो उनके पास जहाज भी थे, व्यापार मार्गों को वो जानते थे, कहाँ पे कौन सा रास्ता जाता है। विदेशी बंदरगाहों से उनके संबंध थे, दूसरी जगहों पे जा जाके व्यापार करते थे। उनमें से कई के स्थानीय शासकों के साथ भी संबंध थे अच्छे। भाई ये व्यापारी लोग ना राजाओं से भी अच्छी बना के रखते थे, तो वो हिंद महासागर क्षेत्र में भी एक व्यापार नेटवर्क बनाते थे, यानी कि तीनों तरफ, अरब सागर भी, बंगाल की खाड़ी भी, हिंद महासागर भी। अब पुर्तगालियों का आगमन, तो पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे समुद्र के रास्ते, यूरोपीय। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट आया। उन्होंने जल्दी ही गोवा, दीव, दमन जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो थे वो अपने कब्जे में ले लिए, क्योंकि ये ना बंदूक लाए थे, डराते थे बंदूक से, इनके पास वेपन्स थे, अपने पास नहीं थे। तो वो अपनी नौसेना का भी उपयोग करके हिंद महासागर के व्यापार को कंट्रोल करना चाहते थे, सेना में आगे थे। उन्होंने कारटाज प्रणाली लागू करी, जिसके तहत भारतीय जहाजों को उनसे परमिट लेना पड़ता था। भारतीय जहाज कुछ भी खरीदने बेचने जा रहा है तो पुर्तगालियों का परमिट चाहिए होगा। 16वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार पर एक मजबूत एकाधिकार था, यानी कि 16वीं शताब्दी तक तो ये समझ लो बस पुर्तगाली लोग ही सारा पैसा छापते थे। फिर है धीरे धीरे और भी लोग आए। 17वीं शताब्दी जैसे ही आई तो यूरोप से डच लोग आने लगे, अंग्रेज लोग आने लगे, फ्रांसीसी लोग आने लगे। अब ये सारे आपस में कंपटीशन करने लगे, कौन सामान खरीदेगा, कौन सामान बेचेगा। तो जो डच लोग आए उन्होंने पूर्वी तट और इंडोनेशिया में मसाला व्यापार संभाला, जबकि अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपनी खुद की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी। इन्होंने अपनी ही कंपनी बना ली खुद की, कि एक पूरा ग्रुप बनाते हैं और हम सब कुछ फिर हैंडल करेंगे। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सबसे शुरुआती शहर थे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी, जहां पर उन्होंने अपने कारखाने, अपने बड़े बड़े किले बनाए। तो उनके आने से पुर्तगाली नियंत्रण पूरा समाप्त हो गया, सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। और इन कंपनियों ने धीरे 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 भारतीय राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। राजाओं को बहला फुसलाकर, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर एक टाइम आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधा शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो समुद्री व्यापार ने भारतीय बंदरगाह शहरों में भारी आर्थिक वृद्धि लाई। कैसे? जैसे ये इंडिया है, यहाँ से जितना व्यापार हो रहा है इसका फायदा इन तटीय क्षेत्रों को मिलेगा, ये समृद्ध हो जाएंगे ये वाले एरियाज, तो व्यापारी अमीर बन जाएंगे और जहाज निर्माण, परिवहन और व्यापार में कई नई नौकरियां पैदा होंगी। अब ठीक है, जहाज बनाने वाले की नौकरी में भी इजाफा होगा, जब व्यापार ज़्यादा होगा ज़्यादा जहाज बनाने पड़ेंगे, तो लोगों को भी एक मतलब टैक्स वगैरह भी मिलेगा जो वहाँ के राजा होंगे। ठीक है, व्यापार से तो फायदा सबका होगा। हालांकि इसने असमानता भी पैदा करी, क्योंकि विदेशी व्यापारी और कुछ भारतीय व्यापारी अमीर बन गए, जबकि आम मजदूर लोग तो अक्सर गरीब ही रहते थे, सारा पैसा व्यापारी लोग छाप रहे थे। तो समय के साथ विदेशी कंपनियों ने स्थानीय राजनीति में भी हस्तक्षेप किया, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, भारत में जहाज निर्माण और नौवहन हुआ क्या? भारत में जहाज निर्माण की एक मजबूत परंपरा थी। हमारे यहाँ के जहाज बहुत मजबूत होते थे। हमारे जहाज जो है वो सागौन की लकड़ी से बनाए जाते थे, जो बहुत मजबूत लकड़ी होती है, लंबे समय तक टिकाऊ होती है। तो सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे जो बंदरगाह थे वहां पे कुशल कारीगर मौजूद थे जो बड़े बड़े जहाज बनाते थे व्यापार के योग्य।
तो भारतीय जो नाविक होते थे वो नेविगेशन में भी अच्छे थे, उनको रास्ता वास्ता सब पता था, मानसूनी हवाओं का इस्तेमाल करके ही वो चले जाते थे समुद्र पार, ठीक है, इतना दिमाग था उनमें। तो भारतीय जहाजों का इस्तेमाल ना केवल व्यापार के लिए किया जाता बल्कि तीर्थ यात्रा के लिए भी लोग जहाजों में बैठकर जाते थे मक्का मदीना की यात्रा करने। धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, जब व्यापार होता है तो सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं होता, आपकी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होती है। यूरोपियंस आए तो हमने उनकी लैंग्वेज भी सीखी, उनका कल्चर भी सीखा। तो समुद्री व्यापार सिर्फ सामान के बारे में नहीं था, इससे सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान भी हुआ। अरब व्यापारी इस्लाम लेकर आए, यहाँ पर इस्लाम की चीजें हमें बताई। यूरोपीय लोगों ने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज यहाँ पर करना शुरू करी, चर्च वगैरह बनाए, ईसाई धर्म का प्रचार करा। तो भारतीय विचार और भाषाएं और भारत का भोजन भी दूसरी कंट्रीज में गया। और तटीय जो क्षेत्र थे ज्यादातर हमारे भारत के, वो तो समझ लो मल्टी कल्चरल हो गए, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आने लगे। तो ये सांस्कृतिक मिश्रण हुआ एक तरीके से। कुछ चुनौतियां भी रही, जैसे व्यापार से धन तो आया लेकिन संघर्ष और हिंसा भी हुई। पहली बात, ये सारी कंपनी आपस में लड़ने लगी। फिर ये अंग्रेज हम इंडियन लोगों से ही लड़ने लगे, हमारे व्यापारियों से लड़ने लगे। बंदरगाह और व्यापार मार्गों पर कंट्रोल बनाने के लिए यूरोपीय कंपनियों ने आपस में भी लड़ाई लड़ी, भारत के राजाओं के साथ भी लड़ाई लड़ी। तो समुद्र में डकैती भी बहुत ज्यादा होती थी, भाई आप सामान लेके जा रहे हो, डाकू आ जाएंगे अरब सागर में, लूट के चले जाएंगे। तो ऐसे में कई भारतीय शासकों ने यूरोपीय नियंत्रण का विरोध किया कि भाई आप क्यों हमारा व्यापार कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन भारतीयों के पास उतनी सेना नहीं थी। तो 17वीं सदी के आखिर तक अंग्रेज और डच हावी हो गए और भारत का समुद्री व्यापार पूरी तरीके से यूरोपियंस के हाथ में चला गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले के विशेष संदर्भ में मुगल वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या करें। आपको लाल किले के ऊपर फोकस रखते हुए बताना है कि इसकी वास्तुकला किस तरीके की है। तो आइए देखते हैं। ये आपके पीछे जो फोटो नजर आ रही है, ये लाल किला है, दिल्ली में है। आप यहाँ पे गए भी होंगे कभी ना कभी, यहाँ देखा होगा। तो मुगल ना केवल महान योद्धा और प्रशासक थे, वो अच्छे निर्माता भी थे। बिल्डिंग्स इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। मुगल वास्तुकला अपनी भव्यता, यानी कि इतना भव्य भव्य वो बनाते थे, सुंदर सुंदर बनाते थे, और समृद्ध कलात्मक जो उनकी शैली है उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इसमें फारसी, इस्लामी, मध्य एशियाई और भारतीय वास्तुकला के तत्व, सारे जगहों का जो आर्किटेक्चर होता है उसको मिक्स करके इन्होंने अपनी एक शैली बनाई थी। तो मुगल बादशाहों ने खूबसूरत किले बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, मस्जिद बनाए, उद्यान यानी कि गार्डन वगैरह बनाए, मकबरे वगैरह बनवाए, जो लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, अट्रैक्टिव। तो मुगल वास्तुकला के सबसे बेहतरीन उदाहरण में से एक है दिल्ली का लाल किला, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। 17वीं शताब्दी में सम्राट शाहजहां ने इस लाल किले को बनवाया था, जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, लाल किला मुगल वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है। तो एक तो ये लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से मिलकर बना है। ज्यादातर जो मुगल इमारतें हैं उसमें एक चीज बहुत कॉमन है, वो है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करना और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करना। इन सामग्रियों का इस्तेमाल ताकत और सुंदरता दोनों को दिखाता है, ठीक है। आप ये फोटो देख सकते हो, ये लाल किला नहीं है, कोई एक मुगल इमारत है। तो इसमें भी सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर जगह पर। लाल किला जैसे कि नाम से पता चलता है मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, और ये एक बहुत ही बोल्ड और एक राजसी रूप दिखाता है कि कितना भव्य था। किले के अंदर दीवाने खास नाम से एक हॉल बना हुआ है, ठीक है, जहां पर बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं, राजा के करीब थे, वो बैठ के मीटिंग करते थे। ऐसी जो इमारत है ये सफेद संगमरमर से बनी हुई है, नक्काशी करी हुई है। मुगल इमारतों में ये रंग विपरीतता का एक आम विशेषता थी, यानी कि कहीं पर सफेद कलर से व्हाइट कलर से बना है, कहीं पर रेड कलर से बना है। तो ये बहुत सुंदर है। सजावटी कला, जड़ाई का कार्य होता क्या था, मुगल इमारतें अपनी सजावटी कला के लिए प्रसिद्ध है। आप जब भी कभी जाओगे लाल किला, कुतुब मीनार, तो उनके बिल्डिंग्स पे कुछ ना कुछ डिजाइन्स बने रहते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो। एक तकनीक है पिएत्रा ड्योरा, इसका मतलब है जड़ाई का काम करना, जड़ना। जैसे रंगीन पत्थरों को संगमरमर में जड़कर सुंदर फूल और ज्यामितीय पैटर्न बनाना। एक पत्थर है समझ लो, और उस पत्थर पे आप छोटे 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 स्टोन्स को जड़कर उस पर कुछ ऐसे डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, जियोमेट्रिकल या फूल वगैरह का डिजाइन। तो इस सजावट से सब बहुत अच्छा हो जाता। देखो ये डिजाइन पूरे छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, ठीक है। ये दीवारों पर बने हुए हैं, जो आप देख रहे हो ये दीवार है, बड़े द्वार और मजबूत दीवारें। मुगल जो किले होते थे और जो महल होते थे, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था बनाते टाइम। लाल किले में लाहौरी गेट और दिल्ली गेट जैसे बड़े बड़े द्वार हैं, जो केवल दिखने में भव्य थे बल्कि मजबूत भी थे और सुरक्षित भी थे। बहुत ही बड़े बड़े एंट्री गेट होते थे। किले की दीवारें लगभग 18 से 33 मीटर तक ऊंची होती हैं। दुश्मन चाह कर भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता, और बहुत ही भव्यता को दिखाता है। देखो
कितना ऊंचा गेट है, कितना ऊंचा ऊंचा इन्होंने सब बना रखा है, ठीक है। डिजाइन में संतुलन और समरूपता, मुगल वास्तुकला की एक बहुत विशेषता रही कि इमारतों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि अगर आप इन्हें आधे में विभाजित करते हैं तो दोनों तरफ एक जैसी दिखेगी, सिमेट्री। जैसे कि ये है, इसको बीच में से काट दो तो जितना ये है उतना ही ये रहेगा। ऐसे ही मान लो लाल किला है, उसको बीचों बीच ऐसे काट दो तो दोनों तरफ बराबर रहेगा, इक्वल। तो लाल किले में महलों, उद्यानों को बड़े अच्छे से व्यवस्थित और संतुलित तरीके से बनाया गया था। ये डिजाइन में समरूपता इनका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। खूबसूरत उद्यान, चार बाग शैली, गार्डन वगैरह ये लोग बनाया करते थे। मुगलों ने फारस से चार बाग उद्यानों का विचार लाया। ये फारसी एक स्टाइल है बनाने का गार्डन्स। इसमें क्या होता है कि एक मान लो गार्डन है, इसको चार भागों में डिवाइड किया जाएगा, चाहे वो पानी के चैनल से डिवाइड किया जाए, चाहे वो वॉकवे बनाया जाए। लाल किले के अंदर हम ऐसा ही एक हयात बख्श का बाग देख सकते हैं जो इसी शैली पर बना है। पानी, हरियाली, छाया, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं तो बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है सब कुछ। देखो ये चार बाग शैली है, एक तरफ ये गार्डन, एक तरफ ये गार्डन, बीच में एक पानी का चैनल आ रहा है और आप यहाँ पे चल सकते हो। तो ये है बेसिकली चार बाग शैली। आई होप समझ गए होंगे। फिर है मेहराब, गुंबद और मीनारें। ये है गुंबद, ठीक है, आपके मेहराब हैं, ठीक है, और ये आपकी मीनारें हैं। तो अब मैं आपको देखो बताता हूँ, मुगल वास्तुकला में मेहराब होती है, गुंबद होते हैं, मीनार होते हैं। तो इसको जहाँ पे भी आप ये देखें समझ जाओ मुगलों का है। तो लाल किले में कई खूबसूरत मेहराबदार दरवाजे हैं, आर्क बने हुए हैं, हॉल हैं बहुत बड़े बड़े, गुंबद अच्छे से बने हुए हैं। जैसे मोती मस्जिद है, ये बड़े बड़े महल, ऊपर मतलब जैसे महलों से ऊपर उठे उठे गुंबद हैं आपको दिखेंगे मस्जिद वगैरह में। तो ये जो घुमावदार आकृतियां हैं, इन्होंने हॉल के अंदर हवा को ठंडा करने, यानी कि देखो इतना ये ओपन है, ये बच्चे जो बना हुआ है घुमावदार सा, इसमें कितनी अच्छे से हवा पास होगी, ठीक है, वेंटिलेशन कितना अच्छा रहेगा, इसका ये ध्यान रखते हैं। निजी और सार्वजनिक स्थानों का संयोजन। अब देखो एक होता है प्राइवेसी और एक होता है पब्लिकली सब करना। तो प्राइवेसी का ये लोग बहुत ध्यान रखते थे। लाल किले जैसे कि मुगल किलों में सार्वजनिक समारोह जो होते थे, जैसे कि पब्लिक समारोह, उसके लिए अलग जगह थी, प्राइवेट के लिए अलग जगह थी। जैसे दीवाने आम, नाम से पता चल रहा है ये आम है, ये पब्लिक के लिए है। तो वह जगह है जहां पर सम्राट आम लोगों से मिलता था, जो बेसिकली ऐसा नजर आता है, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। ये दीवाने आम है, यहाँ पे आम लोग आएंगे और बैठेंगे, बीच में राजा बैठेगा। फिर है दीवाने खास, नाम से पता चल रहा है खास, निजी लोग जो आएंगे, कुछ बड़े बड़े रईस लोग आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे। फिर है रंग महल और जनाना, ये महिलाओं के क्वार्टर थे, ये भी निजी महलों का एक उदाहरण है, ठीक है, और वे केवल शाही परिवारों के सदस्य के लिए ही ये जगह होती थी। तो स्थान की ये सावधानी पूर्व योजना बताती है कि कितने लोग एक्टिव थे। देखो ये दीवाने खास है, यहाँ पूरा व्हाइट कलर से बना हुआ है, व्हाइट पत्थर संगमरमर, और यहाँ पे राजा बैठेगा और यहाँ पे खास लोग आके उससे मीटिंग करेंगे। तो खास लोगों के लिए अलग और नॉर्मल लोगों के लिए अलग। मुगल इमारतों में अक्सर इस्लामी तत्व शामिल होते हैं, जैसे आप देखोगे उस पे सुलेख, कुछ ना कुछ ऐसे इस्लामिक वर्स लिखे होते हैं। गुंबद में मेहराब होगी, ठीक है, प्रार्थना स्थल भी होगा ऐसे बना हुआ इस तरीके का। और लेकिन उनमें भारतीय शैली भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे छतरी वगैरह होती है, ठीक है, छतरी आपको ये दिख जाएगी, इस तरीके की छतरियां वगैरह। और छोटे छोटे गुंबद के आकार के मंडप होते हैं, ठीक है, झरोखे होते हैं, जैसे बालकनी वगैरह हो जाएगी। तो लाल किला एक कल्चरल मिक्स आप कह सकते हो, सांस्कृतिक मिश्रण का एक उदाहरण है, ठीक है, जो कि इस्लामिक विशेषताएं भी हैं उसमें और हिंदुस्तानी भी। पानी मुगल डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लाल किले के अंदर हमें पानी के चैनल देखने को मिलेंगे, फव्वारे, पूल, तालाब, तलैया, ये सारी चीजें मुगलों को बहुत अच्छी लगती थी बनाना, इससे वातावरण शांत और बहुत अच्छा रहता था। नहर बना रखी थी एक, नहर ए बिहिश्त, स्वर्ग की धारा भी इसे कहा जाता है। महलों के बीच से नहर बहती थी, बहुत सुंदर थी। पानी की आवाज और दृश्य देखकर लोगों को स्वर्ग जैसा महसूस होता था, मानो पानी की आवाज सुन के आप स्वर्ग में आ गए हो। शाही शक्ति और भव्यता का प्रतीक, किसी भी चीज से ज्यादा लाल किला और अन्य मुगल इमारतें सम्राट की शक्ति, धन और स्वाद को दिखाने के लिए वो फेमस थी। यानी कि टेस्ट क्या है, साम्राज्य को सम्राट को क्या पसंद है, उसका टेस्ट कैसा है, इमारत कैसी बनाना चाहता है वो, ठीक है, अपनी शक्ति को कैसे दिखाना चाहता है, धन को कैसे शो ऑफ करना चाहता है, तो वो बड़े बड़े किले बनाता था। ऊंची दीवारें, समृद्ध सजावट करना, बड़े बड़े हॉल बनाना, बड़े बड़े उद्यान सुंदर सुंदर बनाना, ये संदेश जाता है कि मुगल बहुत सांस्कृतिक थे, शक्तिशाली थे। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये साम्राज्य का प्रतीक है, जो दिखाता है कि आज भी लोग जाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर वहां पे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने। ओके,
अगला अब जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यह प्रश्न हमसे कहता है चक्की नामा और चरखा नामा के संदर्भ में दक्कन के सामाजिक धार्मिक परिवेश में सूफी लोक साहित्य की भूमिका का विश्लेषण करो। तो आइए देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यमयी शाखा है। इस्लाम में एक ऐसा ब्रांच आया जो कि इस्लाम में सुधार करना चाहता था, प्यार बांटना चाहता था भक्ति के द्वारा, ईश्वर के साथ एकता में बल देना कि सभी को बताना ईश्वर एक ही है, सहिष्णुता यानी कि सभी धर्मों को साथ लेके चलना, सादगी कोई शो ऑफ नहीं करना, मानवीय समानता ह्यूमंस को इक्वल समझना, ये इनके बेसिक कोर बिलीफ्स थे। तो मध्यकाल में भारत में विशेष रूप से जो दक्कन का क्षेत्र है आपका, देखो ये इंडिया में जो ये दक्कन वाला एरिया है आपका, यहां पर क्या होता है सूफीवाद आम लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बन गया। लोग सूफियों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए। और हुआ क्या, क्योंकि ये लोग स्थानीय भाषा में बात करते थे, संगीत करते थे, कहानियां सुनाते थे, अपने संदेशों को अच्छे से फैलाते थे। दक्कन में यह साहित्य के केवल फारसी या अरबी में नहीं लिखा गया था बल्कि दखनी में भी लिखा गया था। देखो जो ये सूफी लोग होते थे, ये जो अपना लिटरेचर लिखते हैं, ये इन्होंने अरबी फारसी में नहीं लिखा, इन्होंने एक दखनी लैंग्वेज का यूज किया है। दखनी, दखनी का मतलब होता है दक्कन की तरफ बोले जाने वाली एक उर्दू है। तो चक्की नामा और चरखा नामा बेसिकली एक कृति है। कृति यानी कि लिखा हुआ एक मटेरियल है, लिटरेचर है। होता क्या है, आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा इसमें दी गई है डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स का यूज करके, जैसे चक्की है या चरखा है। तो इन ग्रंथों ने दक्कन के धार्मिक और सामाजिक जीवन को एक आकार देने में बहुत बड़ी मदद करी। देखो ये चरखा है, ये चक्की है, तो इन्होंने एक लिटरेचर लिख दिया इसका एग्जाम्पल दे देकर। देखो सूफी लोक साहित्य लेखन या कविता का एक रूप है जो सरल रोजमर्रा की भाषा, जो भी ये साहित्य लिखते हैं उसमें ये रोजमर्रा में बोलने वाली भाषा को यूज करते हैं, बहुत सरल भाषा होती है। इसमें अक्सर कहानियां, गीत, प्रतीक, सिंबल का यूज करके आम लोगों को इजीली एग्जाम्पल देके समझाते हैं। तो दक्कन में शाह मिरांजी, शमसूल, उसाक जैसे कुछ सूफी संत हुए और अन्य संत हुए जिन्होंने स्थानीय दर्शकों के लिए लिखने के लिए दखनी का इस्तेमाल किया। ये जो बड़े बड़े सूफी संत हैं ये दखनी लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। जटिल धार्मिक नियमों का उपयोग करने के बजाय ज्यादा इस्लामिक कट्टर नियम ना यूज करते हुए, फॉलो करते हुए, उन्होंने आसान तरीके से प्यार, भक्ति, मानवीय मूल्यों को समझाते हुए अपना लिटरेचर लिखा। दक्कन क्षेत्र में कई संस्कृतियों को फॉलो करने वाले लोग, धर्मों को फॉलो करने वाले लोग, भाषाओं को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन और भी धर्म के लोग एक साथ रहा करते थे। तो सूफी संतों ने लोक साहित्य का इस्तेमाल, जो लोगों को ये साहित्य सुनाया, इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि सभी समुदायों से जुड़ने के लिए किया। सूफी संत चाहते थे सभी से जुड़ना, एक कनेक्टिविटी बना पाना, ठीक है। उन्होंने समानता का उपदेश दिया, बोला कि भाई सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक लिखते चलना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते चलना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो इन्होंने क्या करा कि धार्मिक विभाजन नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर बटो मत कटो मत। तो इससे एक शांतिपूर्ण समाज ये लोग चाहते थे, एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था जहां पर सभी लोग शांति से रहे। चक्की नामा यानी कि पीसने वाले पत्थर का एक प्रतीक। तो चक्की नामा वर्ड क्यों यूज हुआ है, देखो चक्की नामा एक कविता या एक साहित्यिक रूप है, एक लिटरेचर है चक्की नामा नाम से, जो कि बताता है, जो चक्की जिससे हम पीसते हैं ना, उसको बताया गया है कि कैसे ये एक प्रतीक है। जिस तरह चक्की दो पत्थरों के बीच अनाज को पीसती है, आपने देखा होगा, ठीक है, दो पत्थरों के बीच में अनाज आपका पीसा जाता है, उसी तरह आत्मा खुशी और दुख के बीच पिसती है, प्यार और नफरत के बीच पिसती है, दर्द के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच हम फंसे हुए हैं। तो दो चीजों के बीच हम फंसे ही रहते हैं पूरे जिंदगी। ऐसा ही होता है जैसे एक अनाज चक्की के बीच में फंसता है दो पत्थरों के। तो कविता एक पीसने की प्रक्रिया बता के एक एग्जाम्पल दे रही है कि लाइफ में दुख दर्द चलते रहते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को धैर्य, संयम रखना पड़ता है, पीड़ा का सामना करना पड़ता है, ये सबसे गुजर के आपको ईश्वर मिलता है। तो ये मानव जीवन के दर्द को भी दिखाता है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पीसना पड़ता है, चाहे अनाज हो चाहे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, दोनों में ही महिलाओं को तो बहुत तंग मतलब किया जाता है। चरखा नामा, चरखा क्यों यूज किया गया है, तो चरखे से ये संदेश जाता है, चरखा नामा में चरखे को जीवन और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक बताया है कि जैसे चरखा चलता रहता है वैसे ही जीवन भी आपका चलता रहता है। और धागा काटना ध्यान या प्रार्थना का एक रूप माना जाता है, यानी कि जैसे आप धागा काट रहे हो, लगातार चरखा चला रहे हो, तो जिस तरह धागा धीरे धीरे और सावधानी से बनाया जाता है, आपको पता है धागा एकदम से नहीं बनता,
धीरे 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 चरखा चलता है। उसी तरीके से आध्यात्मिक विकास, जो आपका आध्यात्म का विकास है, जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है, डेवलपमेंट है, वो एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए, ध्यान लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये चरखा हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ कैसे कनेक्टेड है, लगातार आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये कविता सादा जीवन जीने के ऊपर फोकस करती है। कड़ी मेहनत करो, ईश्वर के प्रति आप डेडिकेटेड रहो। महिलाओं का अनुभव इसमें बताया जाता है। तो महिलाओं के बारे में बताया गया है, चक्की नामा और चरखा नामा दोनों में ही महिलाओं के दैनिक संघर्ष दिखाए गए हैं कि महिलाओं को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए पीसना और कताई करना आम काम है। देखो ना, जो कपड़े बनाने का काम अक्सर महिलाएं करती हैं, पीसने का काम महिलाएं करती हैं। तो इन कविताओं ने महिलाओं के जीवन को बताया है कि कैसे उनके जीवन की जो चीजें हैं उसको मतलब उसमें लिटरेचर में जोड़ के बताया है। तो इस साहित्य के माध्यम से महिलाएं खुद को सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्राणी के रूप में देख सकती हैं कि आप जो चीजें डेली फेस कर रहे हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। आप एक दिन ये सभी प्रॉब्लम फेस करते करते भगवान से मिलोगे। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका सम्मान किया जा रहा है और इसको आध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। धार्मिक बाधाओं को तोड़ना, सूफी संत जो थे वो लोक साहित्य सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन है, कोई भी आके पढ़ सकता है। प्यार का संदेश है, दर्द का संदेश है, भक्ति का संदेश है। ये विचार सभी के लिए सार्वभौमिक हैं। सभी इन विचारों को मानो, जिन्हें हिंदू मुस्लिम या कोई भी समझ सकता है। तो सूफी संत अक्सर हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं के शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राम और रहीम। तो ये अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में अक्सर राम शब्द भी यूज करते हैं और रहीम शब्द भी यूज करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये सबको ब्लेंड करके एकदम चल रहे हैं, साथ लेकर त्योहार वगैरह को भी ये मनाते हैं। तो इससे समुदायों के बीच डर और नफरत को दूर करने में मदद मिली। जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, तो सूफी संतों ने प्रयास किया उनको एकता की ओर लेकर जाना है। स्थानीय भाषा का प्रयोग करना, दक्कनी उर्दू। तो दक्कन में सूफी साहित्य सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसका एक रीजन था दक्कनी उर्दू का यूज करना, जो कि कन्नड़, मराठी, तेलुगु और फारसी जैसे स्थानीय भाषाओं को मिक्स करके एक दक्कनी उर्दू बनी थी। ओके, तो शास्त्रीय जो फारसी है, क्लासिकल फारसी लैंग्वेज या अरबी लैंग्वेज जो बिल्कुल समझ के बाहर होती है आम लोगों के, तो दक्कनी ऐसी थी जो लैंग्वेज है जो आम लोग बोलते थे, तो इन्होंने वो भाषा यूज करी। इससे सूफी संदेशों को समझना और आसान हो गया और वे ग्रामीणों, कारीगरों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए और बहुत ज्यादा उनका नाम हो गया। सामाजिक आलोचना और सुधार। तो चक्की नामा और चरखा नामा सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है। ये दोनों किताबें हमें समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो लालची राजा होते हैं, घमंडी विद्वान होते हैं, बेईमान पुजारी होते हैं, उनकी भी आलोचना करती है ये किताब। और गरीब और पीड़ित और शक्तिहीन जो बेचारे लोग हैं उनके लिए आवाज उठाती है ये किताब। तो इस तरीके से सूफी साहित्य जो है वो समाज के लिए एक दर्पण है। समाज में जो चल रहा था उसको इन्होंने अपने साहित्य में दिखाया, इसके बुरे पक्षों को दिखाया, समाज के लोगों को एक सरल, ईमानदार और दयालु जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन पर प्रभाव और इसके विपरीत हुआ क्या, दक्कन में सूफी परंपरा भक्ति आंदोलन से प्रभावित थी। इसी टाइम पर हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन भी चल रहा था। भक्ति आंदोलन, भक्ति संत भी जैसे नामदेव, तुकाराम जी, कबीर जी, ये भी लोगों को एक साथ जोड़ने का संदेश दे रहे थे। तो सूफी संत और भक्ति संत आपस में मिल गए, इनकी भाषा बहुत कॉमन थी, विचार कॉमन थे, तो लोग और ज्यादा इनसे अट्रैक्ट हुए। दोनों आंदोलनों में जाति और धार्मिक तनाव को कम करने का टारगेट था कि हमें जातिगत भेदभाव कम करना है, हिंदुओं को सुधारना है, जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं उसको हटाना है। दक्कन संस्कृति पर स्थायी प्रभाव। आज भी चक्की नामा और चरखा नामा की जो अंदर शिक्षाएं हैं वो लोकगीत के माध्यम से, मौखिक परंपरा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से लोगों को सुनाई जाती हैं। उन्होंने दक्कन की स्थानीय संस्कृति को एक आकार दिया। सूफी संतों ने हिंदू मुसलमानों के लिए एक ऐसी विरासत बनाई जिसको दोनों पढ़ के लोग खुश होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो सूफी लोग जो हैं वो साहित्य के द्वारा सिखाए गए सहिष्णुता का रास्ता उन्होंने दिखाया अपने साहित्य में कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहो, सहिष्णु बनो, प्रेम से रहो, सादगी वाला जीवन जियो और एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें डाइवर्सिटी हो। तो इसके साथ वीडियो हमारी एंड होती है। क्वेश्चन आपके यही आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।